नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। कई खबरें हैं, लेकिन एक खबर जिसकी चर्चा लगातार कुछ महीनों से हो रही है, वो क्या खबर है? पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से बनते बिगड़ते रिश्तों के कुछ मामले सामने आए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। कोई बसा बसाया परिवार छोड़ नई जिंदगी की तलाश में सीमा पार पहुंच गया, तो कोई एक परिवार से दूर होकर, एक रिश्ते से दूर होकर बच्चों को लेकर दूसरे से रिश्ता जोड़ने भारत आ गया। एक दो नहीं, कई मामले हैं। कोई बाकायदा वीजा पासपोर्ट लेकर नियमों के साथ पहुंचा है, तो किसी ने अपनी मंजिल को पाने के लिए सारे नियम कायदे ही तोड़ दिए। कौन से मामले हैं, एक बार आपको याद दिलाते हैं हम क्या क्या है ये मामला, जो आप लगातार देख भी रहे होंगे। एक मामला है पाकिस्तान की सीमा हैदर का। पहले पति को छोड़ 4 बच्चों के साथ वो भारत आ गई। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना के साथ रह रही हैं। पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची, सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देकर भारत में दाखिल हुई। राजस्थान की अंजू का मामला है। अलवर की रहने वाली 35 साल की शादीशुदा महिला है। अंजू के 2 बच्चे हैं। परिवार को छोड़ फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान की इकरा का भी मामला है। वो पिछले साल पाकिस्तान से भारत आई, बेंगलुरु में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। एक और मामला है पोलैंड की बारबरा का। 49 साल की महिला बेटी के साथ झारखंड के हजारीबाग पहुंची। खुद से करीब 14 साल छोटे भारतीय प्रेमी के साथ वो रहने आई हैं। तो यहाँ कई ऐसे मामले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सारे रिश्ते प्रचलित परंपराओं के तहत नहीं, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की बुनियाद पर बने हैं। यानी कि पहले शायद कोई मुलाकात नहीं हुई। कैसे हुआ ये सब? तो कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। कैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये साथ जुड़ा है। सीमा हैदर और सचिन मीना पबजी खेलते हुए एक दूसरे के करीब आए। पाकिस्तान की इकरा ऑनलाइन लूडो खेलते हुए भारत के मुलायम सिंह के संपर्क में आई। पोलैंड की बारबरा इंस्टाग्राम से अपने प्रेमी से जुड़ी थी। अंजू फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी प्रेमी के संपर्क में थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया रिश्तों को जोड़ने का नया जरिया बन रहे हैं? क्या ऑनलाइन गेमिंग से लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जो सामाजिक रूप से शर्मीले थे, या जिसको कहते हैं दूरी बनाते थे सामाजिक रूप से, कहीं फिट नहीं होते थे? ऐसे रिश्तों के साथ जोखिम क्या है? और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। साइकेट्रिस्ट हैं, सोशल बिहेवियर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दीपक रहेजा। ये जो एक हम लगातार मामले देख रहे हैं, हालांकि बहुत मामले नहीं है, लेकिन इससे मिलते जुलते मामले शायद हर देश में हैं। ये क्योंकि एक इंटरनेशनल मामला हो जाता है तो शायद इसको ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है। लेकिन ये क्या कहता है, मतलब सोसाइटी के बारे में ये क्या कहता है? क्या लोग रिश्तों में भी अपने आप को इतना अकेला पाते हैं कि इस तरह से ऑनलाइन जुड़ाव ढूंढते हैं और इतने जोखिम उठाते हैं? कादम्बनी जी, हमारे वेद पुराण हमें सिखाते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, शायद उसका मूल वास्तविक एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पार करते हुए एक सोशल मीडिया की जिंदगी, जिसको हम अक्सर कहते हैं एक रील और रियल का अंतर, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का अंतर। तो जो दिखता है स्क्रीन पे वो बहुत भिन्न है, लेकिन कुछ खास लोग जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इंट्रोवर्टेड हैं, अपने आप को गुम अकेला पाते हैं, उनको एक माध्यम मिल जाता है अपनी बात कहने का, अपनी अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जी जी, आप बोले हैं डॉक्टर दीपक। डॉक्टर दीपक से हम फिर से संपर्क करेंगे। और जैसा डॉक्टर दीपक बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ाव ढूंढ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर रहेजा, क्या जिस तरह से एक पूरा परिवार को छोड़कर यहाँ पर चले जा रहे हैं लोग, तो ये क्या एक सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है? देखिए, जैसा मैं बोल रहा था कि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या
समस्या है जो कि बढ़ने वाली है, क्योंकि उस इंटरनेट की दुनिया में हम कहीं भूल जाते हैं कि रियलिटी और वर्चुअल का फर्क क्या है। और जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बहुत भिन्न होता है। सीमा भी जब यहाँ रहेंगी, अंजू भी जब लंबे समय तक वहां रहेंगी, तो एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, हर जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होती नहीं। खासकर इंटरनेट पे, वर्चुअल वर्ल्ड में हम अपनी वो छवि दिखाने का प्रयास करते हैं जो बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत ही, कहीं भी उसमें कोई विकार नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। तो ऐसी छवि में किसी को लुभा लेना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में एक एक व्यक्ति विशेष के साथ जिंदगी जीते हैं, तब आपको महसूस होता है, पता लगता है कि जो आपने इतना बड़ा फैसला किया उसका खामियाजा, अब सीमा यहाँ पे आई हैं, 4 बच्चे अपने लेके आई हैं, उसका खामियाजा क्या होगा, आगे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी उसके अंदर जांच पड़ताल चल रही है, कितना बड़ा स्कैनर है, मीडिया बातें कर रही है, ऑल दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट। तो ये कहीं हम भूल जाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में उस भेद को समझने के लिए कि एक समाज का, देखिए ये समाज का बदलता हुआ ढांचा है, इसको आप जी। रोक नहीं सकते थे। लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने आप को समझें कि हम किस परिस्थिति में हैं, जो फैसला हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, उसका क्या खामियाजा होगा, क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, ये तय करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर रहेजा, क्या ये भी सही नहीं है कि ये किसी लेवल पर एक परिवार के बीच, अगर हम देखें, या रिश्तों के बीच, साथ में आप रह रहे हैं, पूरा परिवार साथ में है, लेकिन ये ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है, जिसके कारण कहीं और से कम्युनिकेशन हो रहा है जो ज्यादा असली लगने लगता है। देखिए, कहीं ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही, लेकिन कोई भी रिश्ता जो है एक समय के बाद उसमें मोनोटनी आती है, उसमें एक सामान्यता आती है, एक प्लेट्यू आता है, और आपको कोई भी चीज जो रोमांचक है वो लुभाती है। लेकिन हम्म। उस लुभाहट में, जैसा हमने कहा, ये एक समाज का बदलता हुआ, कहीं पे टूटता हुआ भी एक पहलू नजर आता है, एक हम्म। कम्युनिकेशन का भी टूटता हुआ पहलू नजर आता है। और वहां से वो गुहार कर रहे हैं, यहाँ से अंजू के पति गुहार कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, वो सीमा का पति वहां से गुहार कर रहा है कि मुझे हिंदुस्तान आने दिया जाए। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोशल इशू। यहाँ हमें ये बहुत बारीकी से इसको समझना होगा कि इनको जी। हम आइसोलेटेड एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, बहुत जी। जनरलाइज करना ठीक नहीं है। लेकिन उस हम्म। आइसोलेटेड एग्जाम्पल में भी हमारे लिए जो लर्निंग है, उस लर्निंग को लेना बहुत जरूरी है। वो जो सीख जी। है, ये इसको इसको जरूरी नहीं कि एड्रेस मेरा हाथ कैसे जले। किया जा सकता है डॉक्टर रहेजा? इसको इस तरह की चीज को, कि एक असलियत समझाई जाए कि कितना फर्क है रियल और रील में, और जो हम देख रहे हैं इंटरनेट पर और असल जिंदगी में, किस तरह से इसको एड्रेस किया जाए, एक पर्सनल लेवल पे, एक परिवार के लेवल पर, एक सोसाइटी के लेवल पर? देखिए, सामाजिक लेवल पे कुछ चीजें हैं, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, सोशल मीडिया को आप रोक नहीं सकते, वो हकीकत है। आज फोन हमारी जरूरत बन गई है। छोटे छोटे जी। बच्चे फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका उसके उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक आप 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दे देते हैं, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा है। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे कोई भी हादसा इस तरह का सामने आता है, मीडिया अपनी भूमिका बहुत रिस्पॉन्सिबली डिपिक्ट करती है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती है, समझाती है। लेकिन हम्म। एक इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, समाज में जो हो रहा है, एक पर्सनल लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे, अपने परिवार को जी। बचाना, अपने आप को बचाना, और जो आप फैसला कर रहे हैं वो इम्पल्सिव ना हो। तो हम्म। ये बहुत जरूरी है कि अपना एक दायरा बनाए रखें, एक सोशल सिस्टम बनाए रखें, रियल हम्म। लाइफ में अपने दोस्त बनाए रखें। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तो आपके 5,000 दोस्त हैं, बिल्कुल। लेकिन जब आपको एक कंधा जरूरत होती है, पुराने जमाने में घर का दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, यही काउंसलर्स होते थे, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते थे। आज परिवार बट रहा है, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए, फिर माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ गए। तो हम वेस्ट से कुछ चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जी। ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे कल्चर की अच्छाइयां हैं उनको हम नजरअंदाज ना बिल्कुल। करें, और जी। कहीं उसको इनकलकेट करते हुए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स को हम उसका मिश्रण बना बिल्कुल। के बेस्ट चीजों को ग्रहण करें।
जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दीपक रहेजा इस पूरी चर्चा के लिए। तो एक असल और आभासी दुनिया का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जिन लोगों को समझना है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो लोगों से ऐसे भी जुड़ें, परिवार से जुड़ें, दोस्तों से जुड़ें, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो तभी साफ़ हो पाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटेंगे इस खबर के साथ कि बीजेपी के संगठन में क्या बदलाव किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव जल्द हो सकते हैं। इससे पहले बीजेपी ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। 3 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके नाम हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, लता उसेंडी, तारिक मंसूर। इसके अलावा संजय बंदी, राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव बनाया गया है। बीजेपी के उपाध्यक्ष दिलीप घोष और भारतीबेन शायल को हटाया गया है, जबकि सीटी रवि और दिलीप सैकिया को महासचिव पद से हटाया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर 3 मई से हिंसा का दंश झेल रहा है। जातीय हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में हालात का जायजा लेने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल आज और कल यानी 2 दिन मणिपुर के दौरे पर है। इसमें 16 पार्टियों के सांसद शामिल हैं। सांसदों का दल राहत शिविरों का भी दौरा करेगा और पीड़ित लोगों से भी मिलेगा। इसके बाद ये दल इम्फाल लौट जाएगा, जहां वो मैतेई समुदाय के लोगों से मिलेगा। इधर सीबीआई ने मणिपुर वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। गवर्नर से मिलेंगे। गवर्नर साहिब खुद उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। पीड़ा से दिल भर गया जब उन्होंने अपनी बात रखी थी। उनसे संवाद करना अपने आप में एक होगा कि हम एक साझे डोर में तार पे काम कर रहे हैं, वही संदेश देना। देखिए, आप अभी हम हवाई अड्डे पर हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, कितना खूबसूरत है ये। आज इस खूबसूरत बगीचे में आज भाजपा के राजनीति के कारण एक आग लग गया है। उस आग को हम कैसे कम कर सकें, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। देखिए, एक सरकार के पास हमारी मांग थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को सरकार की तरफ से भेजा जाए, पर सरकार ने इसको कोई गुरुत्व नहीं दिया। पर ऑपोजिशन जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं, हमारा ये निर्णय था कि यहाँ आकर मणिपुर के लोगों से मिलना और उनकी आवाज को लेकर सदन तक पहुंचाना। कोशिश यही होगी कि हम लोग उन लोगों तक पहुँचे, माताओं बहनों तक भी पहुँचे जो लोग कैंप में रह रही हैं विषम परिस्थितियों में। हम लोगों ने सुना है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ कैंप में ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। इनके यहाँ शांति बहाली हो, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ से जो भी हम लोग अपने से देखेंगे, सुनेंगे, बातचीत करके उन परिस्थितियों को हम लोग सदन में जाकर रखने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ शांति बहाली करे। मणिपुर भी उसी धरती का अंग है, जिस धरती का अंग बिहार है, ये सभी इस देश के अंग हैं। और मणिपुर में महीनों से हिंसा का वातावरण है और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है, कोई संवेदना नहीं है। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर दौरा विपक्ष का दिखावा है। अनुराग ठाकुर कोलकाता के पास एक रैली में हिस्सा लेने पहुंचे हैं।
ये मात्र दिखावा है जो i.n.d.i.a के कुछ सहयोगी दल जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं वो गए हैं मणिपुर में। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे। और आज ये i.n.d.i.a के जो सदस्य हैं ये मणिपुर से जब वापस आए तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। 4 मई को यह घटना हुई थी जिसका वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें वीडियो बनाने वाला आरोपी भी शामिल है। मुकेश सिंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। मुकेश, कौन कौन से मामले हैं और किस तरह से सीबीआई जांच करेगी? देखिए, ये नया मामला है जिसमें जो दो महिलाएं हैं उनकी परेड कराई गई, जिसमें वो निर्वस्त्र घूम रही हैं और कुछ लोग उनके साथ जो है गलत हरकत कर रहे हैं। उस मामले में जो सीबीआई है उसने मणिपुर पुलिस की एफआईआर को री रजिस्टर किया है, जिसमें करीब 12 सेक्शन लगे हैं और इनमें जो है गैंगरेप है, किडनैपिंग है, मर्डर है, इस तरह के जो सेक्शन हैं वो इसमें लगाए गए हैं। हालांकि इसमें जो मणिपुर पुलिस है उसने 18 मई को केस दर्ज कर लिया था और इस मामले में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़का है, कुछ महिलाएं अरेस्ट हुई हैं जो कि उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रही हैं। अब चूंकि सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है तो सीबीआई की टीम बहुत जल्दी मणिपुर जाएगी और वहाँ पर जो वीडियो फुटेज में लोग दिख रहे हैं या जो उनके पीछे हैं उन सभी की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सीबीआई के साथ उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी वहाँ पर जाएंगे जो कि मौके पर जाकर वहाँ पर जाँच करेंगे। जो विक्टिम लेडीज़ हैं, जो विक्टिम महिलाएं हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और जो कोई आई विटनेस अगर वहां पर होते हैं तो उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी। तो सीबीआई ने अब ऑफिशियल तौर पर इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। मणिपुर पुलिस के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है इस केस को लेकर, वो सारे भी सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिए हैं। तो इस मामले की जाँच को सीबीआई आगे बढ़ाएगी। ये जो पूरा मामला है ये 4 मई को शुरू हुआ जब महिलाओं को एक भीड़ ने अपने साथ में वो महिलाओं को ले गए और उनकी एक अश्लील परेड कराई, उनके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद 18 जुलाई को करीब 2 महीने बाद मणिपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो मणिपुर सरकार है उस पर सवाल खड़े हुए। लेकिन अब जो केंद्र सरकार है उसने इसकी जांच सीबीआई को दे दी है और सीबीआई का दावा है कि बहुत जल्दी ही इसमें जितने भी आरोपी हैं गिरफ्तार किए जाएंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई का नरीमन हाउस फिर से आतंकियों के निशाने पर है। पुणे में 2 संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद वहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। पता यह भी चला है कि दोनों संदिग्धों ने बम धमाके की ट्रेनिंग ली है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई का नरीमन हाउस एक बार फिर से सुर्खियों में है। खबर आ रही है कि जिसे छाबड़ हाउस के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि यहूदियों का सामुदायिक केंद्र है। 26/11 आतंकी हमले में आतंकियों ने निशाना बनाया था। अब एक बार फिर से वो आतंकियों के निशाने पर है। खास करके पुणे में 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं 18 जुलाई को, जिनमें से एक नाम है मोहम्मद यूनुस साकी और दूसरा है इमरान खान। उनसे जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में और जानकारी ये मिली है कि उनके पास से एक इमेज मिला है, गूगल इमेज, जो कि नरीमन हाउस का है, यानी कि छाबड़ हाउस का है। इसीलिए एक शक है कि हो सकता है कि छाबड़ हाउस फिर से आतंकियों के निशाने पर हो, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हम देख रहे हैं कि ये वो जगह है, सामने जो पीली इमारत दिखाई पड़ रही है वो छाबड़ हाउस है। वहाँ पर हमेशा से सुरक्षा तैनात रहती है और अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर हम देखें तो जो मुंबई की लोकल पुलिस है उसके अफसर यहाँ पर खड़े हैं और पुलिस की जो तैनाती है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। हालांकि इस संबंध में अधिकृत तौर पर एटीएस ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो मुंबई के आला अफसरों से बात हुई है तो उनका कहना है कि छाबड़ हाउस जो है वो पहले से ही सुरक्षा के तौर पर कैटेगरी ए में है। तो यहाँ पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से बनी रहती है और हर महीने सुरक्षा जो है उसे रिव्यू किया जाता है और साथ ही मॉक ड्रिल भी किया जाता है और कोशिश ये रहती है कि सुरक्षा हमेशा से सतर्क रहें, सचेत रहें। लिहाजा
हम पहले से ही सचेत हैं। और जहाँ तक इनपुट की बात है, उनका कहना है कि अभी इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है, जानकारी जो मिली है कि जो दोनों संदिग्ध पुणे में पकड़े गए हैं, 1.5 साल पहले वो मुंबई भी आए थे और मुंबई में 5 से 6 दिन रहे थे। तो हो सकता है उससे जोड़कर ही इस चीज़ को देखा जा रहा हो, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो गए हैं वहाँ उन्होंने रेकी की होगी, उनके मंसूबे जो हैं वो कहीं न कहीं आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की बात है। तो हो सकता है, और चूँकि हमेशा से नरीमन हाउस, शावड़ हाउस जो है वो आतंकियों के निशाने पर रहता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पुख्ता रहती है। और जब भी इस तरह के कोई इनपुट आते हैं तो तुरंत सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ा दी जाती है या फिर मॉक ड्रिल कर लिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में सतना जिले के मैहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहां 11 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस बच्ची के साथ हैवानियत ऐसी की गई कि उसके शरीर पर कई जगह दांत से काटने के निशान हैं। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच एक आरोपी का घर प्रशासन ने तोड़ दिया है, जबकि दूसरे आरोपी का घर गिराने की कार्रवाई का परिवार वालों ने विरोध किया। परिवार की महिलाएं हाथ जोड़कर SDM और पुलिस से गुहार लगाती नजर आई कि पहले जांच हो, उसके बाद कार्रवाई। एक ब्रेक लेते हैं, आगे देखेंगे कि किस तरह से बढ़ी है बाघों की संख्या। भारत में बाघों को लेकर अच्छी खबर है। बाघ परियोजना के 50 साल से ज्यादा हो गए हैं। बाघ गणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि देश में 2006 में सिर्फ 1411 बाघ थे, वहीं 2018 में ये बढ़कर 2967 हो गए। 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। बाघों पर विशेष ध्यान देने की वजह से ही ये संभव हो पाया है। अभी देश में सबसे ज्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। वहीं कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। आज से दिल्ली बुक फेयर की शुरुआत हुई है। किताबों का ये मेला 2 अगस्त तक चलेगा। इसका आयोजन प्रगति मैदान के हॉल नंबर 11, 12 और 12A में किया गया है। मेले में एंट्री फ्री है। मेट्रो से जाने वालों को सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर उतरना होगा। देश की बात में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।